आंखों को बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे आंखों के समीप लेके आए। धीरे धीरे आंखों को ओपन करें। हाँ जी, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। जी मैम। मैं दिखाई दे रही हूँ आप सभी को? जी मैम। ओके, मतलब नेटवर्क कोई इश्यू नहीं है। अच्छा देखो, हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और हाँ, Yes, आपको ma'am. एक बात और बोलनी थी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, नेटवर्क इशू हो रहा है या किसी भी तरीके का, आप कमेंट कर दें। हमारे जो फैकल्टी मेंबर है वो मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे और मैं उस तरीके से आपको आगे करवाती हूँ। चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। जी, आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? इन्फॉर्म करें मेरे को एक बार। यस मैम। माइक हाँ दिखाई दे रही है। क्लियर दिखाई दे रही है ना? जी ठीक है, शुरू करते हैं। अरे दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला है? अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है? कोई बताएगा? कोई भी एक। जिसमें ज्ञान नहीं है तो चलेगा, उसमें ज्ञान नहीं, पर इसमें ज्ञान होने के बावजूद भी वो दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उसका बोल रहे हैं। मैम करेंटली क्लास के एक पर्सपेक्टिव ये से देखें तो अगर कोई डाउट है तो उसको इंस्टेंट क्लियर कर लें, ये है। और अगर लाइफ के पॉइंट से देखें, लाइफ में आप इस चीज को किस तरीके से अप्लाई करते हो? मैम मैं बताऊं, जैसे हाँ जी। अज्ञानी होना गलत नहीं, ज्ञानी बने रहना गलत है। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान हो क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, और फिर भी हम जो है वहां पे शांत है या कोई डिसीजन सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो जो है गलत है। और जिसके पास ज्ञान थोड़ा बहुत होता है, जैसे ये भी कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। जिसके पास ज्ञान है ही नहीं तो वो तो आगे सीखने की चेष्टा करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और वो कर सकता है। और जिसके पास थोड़ा बहुत है पर वो फिर ना उसी अभिमान में आके जो है उसका भी लाभ नहीं ले पाता वो। ठीक है, आप सभी ने काफी अच्छा बताया। मैं बताऊं? हाँ जी हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, मैंने ना चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आवाज आ रही है ना आप सभी को मेरी? हाँ जी मैम, बताना आवाज। हाँ ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, टीचिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट और करैक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, एक मिनट। सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड, थ्योरी एंड टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? थर्ड चैप्टर के अंदर हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड, जो मतलब फैक्टर्स होते हैं जो किसी टीचिंग को, टीचिंग प्रोसेस में जो रिलेट करते हैं। जैसे टीचर्स के क्या क्या फैक्टर है, लर्नर के फैक्टर क्या है,
ठीक है, उनके मटेरियल्स क्या होंगे, उनकी फैसिलिटीज क्या होगी, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑनलाइन ऑफलाइन, स्वयं स्वयं प्रभा और मूक, इन सब के बारे में हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस। चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 6 के अंदर हम, एक मिनट, हाँ जी, चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इवेलुएटिंग सिस्टम क्या होता है, चॉइस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स करेंगे, जो कुछ भी टॉपिक आपके रह जाएंगे वो चैप्टर 6 के बाद हम कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक। टीचिंग की डेफिनेशंस करने से पहले हम थोड़े से इसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, क्या होता है। देखो, टीचिंग ना दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करते हैं पहले हम, या इनफॉर्मल की कर लेते हैं, चलो इनफॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे। इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर क्या होते हैं कि जो आप अपनी, मतलब जो आप स्कूल एक रेगुलर पैटर्न में ना जाके जो अपने आस पड़ोस से सीखते हो, अपनी फैमिली से सीखते हो, है ना। यहाँ पे लिखा है कि इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन द फैमिली और इन कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करती हूँ कि इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ लिखना मतलब एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो टीचिंग है ना आपकी, वो पूरी लाइफ के दौरान चलती है ना। फॉर्मल तो क्या पता फिर भी कुछ एक टाइम के बाद, पीएचडी करने के बाद शायद हमारी फॉर्मल टीचिंग भी खत्म हो जाएगी, है ना, या हम पढ़ाते रहेंगे, क्या पता एक रिटायरमेंट आती है ना। फॉर्मल तो फिर भी खत्म हो सकती है, लेकिन इनफॉर्मल टीचिंग तो हमेशा चलती है। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम किसी को कुछ सिखाते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी चलती है। इनफॉर्मल हो गया जो आप अपने आस पड़ोस से, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं या सिखाते हैं। ठीक है, और ऑन अदर हैंड फॉर्मल टीचिंग होते हैं जो आप प्रोफेशनली सीखते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं, है ना, टीचर्स फैकल्टी से, जिसमें आप पे करते हैं सीखने के लिए, उसमें आपकी क्या आएगी, इनफॉर्मल टीचिंग आएगी। चलो उसके बाद देखते हैं हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि नेचर बोलते हैं, जैसे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को ना एक समान समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल में नेचर क्या होता है। नेचर को अगर मैं समझने की कोशिश करती हूँ, नेचर होते हैं जो जन्मजात होते हैं, इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैसे, जन्मजात जो चीजें होती है ना, जो मतलब किसी के क्या होता है कि कई बच्चे, देखो हर किसी की ना लर्निंग पावर अलग अलग होती है ना। कोई बच्चे अपने, जैसे आपने देखे छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ी अच्छी सिंगिंग करता है, कोई छोटा सा ही होता है डांस करने लग जाता है, तो ये उनकी नेचर है, वो स्टार्टिंग से बचपन से ही उनके गुण, उनके अंदर ना गुण ऐसे आए हुए हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो हम एक आफ्टर पीरियड में, एक जो हमारे इनबोर्न नहीं होते, जिनको हम क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद गेन करते हैं। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस है। नेचर क्या होते हैं, जो हमारे जन्मजात गुण होते हैं, जो हमारे बिल्कुल हमें हमारे पेरेंट्स से मिले, या जो भी उनके आगे हेरिडिटी चीजें से हमें, हेरिडिटी से हमें जो चीजें मिली है, वो हम बोलते हैं नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम उनको लेते हैं जो हम अपने इस पूरे लाइफ पीरियड के दौरान जो चीजें हम सीखते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है, सबसे पहले सोशल एक्टिविटी है। क्या है, सोशल एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे ना हम एक प्रोसेस इसमें सोशल एक्टिविटी के अंदर कॉम्प्लेक्स को ऐड कर सकते हैं। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी। इसको मैं किस तरीके से बताती हूँ, देखो कॉम्प्लेक्स, एक तो हमें कहाँ पर समझ आते हैं कि सोशल एक्टिविटी है ना। इसके अंदर सिर्फ हम अपने तक, हमारे केवल इंडिविजुअल नहीं है, इसके अंदर हमारा पूरा एक समाज का दायरा है ना। हम अपने पूरे समाज को कुछ ना कुछ उनको साथ लेके चलते हैं। और कॉम्प्लेक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक समाज के अंदर ना सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। जैसे एक समाज के अंदर सिर्फ एजुकेशन नहीं है, आसपास बहुत सारे पहलू है। हर एक पहलू को लेके हमें, अब आप एक बात बताओ, जब आप पढ़ते थे 9th 10th +1 +2, अभी भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके सब्जेक्ट कितने थे, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट है ना। पॉलिटिकल साइंस होगा आपके पास, है ना, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, वो अलग अलग थे। वो अलग अलग क्यों होते हैं, ताकि आप एक समाज के अंदर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, है ना।
इसलिए बोलते हैं कि टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है और सोशल एक्टिविटी के साथ ये कॉम्प्लेक्स भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसके दौरान आप किसी के अंदर क्या करते हो, किसी के बिहेवियर में चेंज करते हो, किसी के अंदर कोई नए ट्रेट्स को पैदा करते हो, है ना, किसी के अंदर कोई अपने एक नई प्रोग्रेस की है, वो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ सिस्टम ऑफ एक्शन। टीचिंग के अंदर हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, बिना एक्शन करे तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ, क्या खाना बिना हाथों का यूज करे, बिना उसको सीखे खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालने पड़ेंगे। प्लेट के अंदर आपको खाना डालना पड़ेगा, अपने हाथों से खाना पड़ेगा, अपने मुंह से आपको चबाना भी तो पड़ेगा ना, तभी आप उसको कर सकते हो। तो इसलिए टीचिंग भी एक सिस्टम ऑफ एक्शन होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है। अगर टीचिंग में लर्निंग कुछ आप लर्न नहीं कर रहे ना, तो वो टीचिंग प्रोसेस भी मतलब एक बोलते हैं ना, अच्छी नहीं होती। तो टीचिंग क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ एक्शन होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लर्निंग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग इज आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ये तो मैं आपको पहले बड़े अच्छे से समझा दिया था। दोबारा देखते हैं कि टीचिंग एंड आर्ट एज वेल साइंस का मतलब क्या है। कि साइंस तो देखो हमें सबको पता है ना। टीचिंग, अब मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊंगी, आपको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाऊंगी, आपको पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या क्या मेरे को टीचिंग एड्स यूज करने हैं, क्या मेरे को पहले प्रिपरेशन करनी है, क्या मेरे को क्लास के पढ़ाते टाइम प्रिपरेशन करनी है, और क्या मेरे को बाद में आपको इवेलुएट करने के लिए मेरे को क्या चीजें करनी है। ये होगी साइंस। आर्ट की बात क्या होती है कि ये कला भी होती है ना। आप अपनी बातों को किसी के सामने किस तरीके से रखते हो कि वो बड़े आसान तरीके से समझ जाए, है ना, बड़े एफर्ट ना डालने पड़े, बड़े ही इजी तरीके से वो उसको क्या कर ले, समझने में पॉसिबल हो वो उसके लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ऐसे ही होता था ना हमारे कॉलेज में, क्या था कि हमारे टीचर्स बड़े मतलब अपर लेवल के थे। बहुत सारे तो नहीं, एक दो टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा था। उन्होंने लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट, जेआरएफ, है ना, सब क्लियर कर रखे थे और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। लेकिन जब वो पढ़ाते थे तो मतलब उनको नॉलेज थी अपने सब्जेक्ट की, उनको बहुत कुछ पता था, लेकिन शायद वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। बस वो लिखते जाते बोर्ड पे, बोलते जाते, लिखते जाते, और हम उसको समझ नहीं पाते। और कई ऐसे क्या होते हैं, अभी हमारे पेरेंट्स को ही लगा लो, है ना, हमारे पेरेंट्स शायद पढ़े लिखे ना हो, लेकिन फिर भी अपनी बातों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बड़ी आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अ फेस टू फेस एनकाउंटर। इसका मतलब क्या है कि टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस होती है जो फेस टू फेस होती है। अब तो देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, अब तो थोड़ा सा इस पॉइंट में हम हल्का सा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग में लोगों का फेस टू फेस कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अभी सिर्फ बोलने से काम नहीं बनता, फेस के एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, है ना, उसके हाव भाव देखे जाते हैं, उनका बोलने का तरीका, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब चीजों को देख के ही टीचिंग एक अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। कई टीचर क्या होते हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में, कैसे सर थे जो क्या थे, सिर्फ एक ही लहजे में पढ़ाते थे। उनकी टोन ना तो ज्यादा होती थी ना कम होती थी, सिर्फ एक ही टोन में पढ़ाते थे। और लास्ट में हम उनको ये बोलते थे, सर प्लीज थोड़ा सा अपनी चेंज करें, हम ना बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, थोड़े बोर हो रहे हैं, है ना। तो बोलते हैं कि थोड़ा सा फेस टू फेस बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग इज अ ऑब्जर्वर, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी बोलना एक बार। ऑब्जर्वेबल। यस, ऑब्जर्व, सॉरी गलत हो जाते हैं। मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि टीचिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, है ना। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ जी, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। टीचिंग के अंदर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको मेजर करते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं। अब पहले क्या होता है, जैसे मैंने क्लास में एंट्री, कोई भी टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं, उनके क्लास साइज को देखते हैं, सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। हम कहीं भी जॉब लेने से पहले या कहीं रहने, घर खरीदने के लिए भी तो हम सब चीजों को चेक करते हैं ना, पहले ऑब्जर्व करते हैं वहाँ की सोसाइटी कैसी है। फिर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं चीजों को
कि घर भी अगर मान लो खरीदते हैं तो पहले हमने आसपास की सोसाइटी देखी, कैसा एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, फिर हम मेजर करते हैं ये कमरा इतना छोटा है, ये कमरा इतना बड़ा है, या यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे घर के अंदर क्या मॉडिफाई करवाना है, हमें यहाँ पे ये चीज लगवानी है, हमें ये करना है। ऐसी टीचिंग के अंदर होता है। टीचिंग के अंदर आप पर्सन को पहले क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर मेजर करते हो, फिर क्या करते हो, उसमें मॉडिफाई करते हो। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ कंटिन्यू फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन। ये मैं आपको मतलब अभी टॉपिक आएगा आपके आके, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन, ये तब मैं आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी आगे नेक्स्ट टॉपिक ही है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज जो होता है, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। छोटे बच्चों को क्या, हमें भी पहले स्टार्टिंग में मेमोरी लेवल पे काम करना पड़ता है हमारे। अब एक बात बताओ, हमने किसी चीज को समझ लिया है ना, लोग ये बोलते हैं कि आप समझ लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 16 नंबर का क्वेश्चन हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, मैंने समझ लिया, लेकिन उसके पॉइंट्स, उसको 16 नंबर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना, वो समझे हुए पॉइंट भी तो मेरे को याद रखने पड़ेंगे ना। तो वो मेमोरी लेवल से हम कहाँ पे जाते हैं, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या होता है कि हमने किसी चीज को सीख लिया, समझ लिया, याद कर लिया, उसके बाद हम उसको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको स्किल बना लेते हैं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर क्या होता है, शेप ऑब्जर्वेशन। शेप ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे शेप ऑब्जर्वेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा शेप बिहेवियर। बिहेवियर आएगा यहाँ पे, ये ठीक कर लेना आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि टीचिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, बिहेवियर को चेंज करते हो, किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हो। वो चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट जाते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वाला जो नेक्स्ट मैम, ये पॉइंट वाला क्या है, पॉइंट है, हाँ जी, ये कॉन्टिन्यूम वाला पॉइंट है, पर ये वाला बता दीजिए। ये हाँ जी, कॉन्टिन्यूम फ्रॉम ट्रेनिंग, इस हाँ ये कॉन्टिन्यूम का अर्थ क्या है, और इंडोक्ट्रिनेशन का हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो टॉपिक है, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन, ये टॉपिक आपके आगे आएगा, बड़ी डिटेल में आएगा, सिर्फ नाम नाम से, मीनिंग मीनिंग से नहीं आएगा, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज आएंगी, तो मैं आपको वहां पे क्लियर करती हूँ। सिंपल ट्रेनिंग का मतलब सबसे पहले कंडीशनिंग से शुरुआत करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब होता है बेसिक किसी चीज की आदत डालना। किसी चीज को बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में पहले कंडीशनिंग लेवल पे होता है, वो मैं आपको तब समझाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, किसी भी चीज के लिए आप क्या करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग के बाद आता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद आता है इंडोक्ट्राइनेशन, ये हायर लेवल होंगे। ये मतलब तब करेंगे हम, अभी टॉपिक आने वाला है बस ये थोड़ी देर में, तो हम मैं आपको तब समझाती हूँ अच्छे से, अभी बहुत लेंथी हो कॉन्टिन्यूम, जाएगा ये टॉपिक। ठीक है ये, ठीक है मैम। यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, ये कंटिन्यू फॉर्म होगी यहाँ पे, कंटिन्यू फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलें अब आगे। यहाँ तक हुआ आप सबको क्लियर, जल्दी बताएं एक जी बार। जी हुआ, यस। हाँ जी, हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, सबसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर टीचिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप टीचिंग करते हो है ना, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप बताते हो कि इसके अंदर ना इस पॉइंट में ये दिक्कत है, इस पॉइंट में ये ठीक है, और मतलब चीज़ों को, डॉक्टर भी तो यही करते हैं ना। जब आप चलो ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल तो बाद में काम आएगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि टीचिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप प्रिस्क्राइब करते हो किसी को कि आपके अंदर ये कमी है, आपको ये ठीक करना है, आपको इतना ठीक करना है, और इस तरीके से आप आगे की तरफ जा सकते हो। कमी भी छोड़ो, आप उसको सजेशन भी दे रहे हो ना, तो वो भी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, है ना। अगर मैं आपको यूजीसी नेट के बारे में बता रही हूँ ना कि आपको पहले ये कर लो, उसके बाद ये कर लेना, फिर ये कर लेना, वो क्या हो जाता है, प्रिस्क्राइब करना हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। टीचिंग एक ट्राईपोलर, ट्राईपोलर का मतलब होता है तीन चीजें जुड़ा होना। क्या होना, तीन चीजों का जुड़ा होना। यहाँ पे हम फर्स्ट क्या ले सकते हैं, फर्स्ट जो भी टीचर होगा या जो भी आपको आपके अंदर चेंज लाने के लिए जो भी काम कर रहा होगा, है ना, सोर्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सोर्स ह्यूमन भी हो सकता है या कोई मटेरियल भी हो सकता है जिस चीज से आप पढ़ रहे हो। सेकंड होगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, है ना। थर्ड चीज होगी यहाँ पे अ सेट ऑफ एक्टिविटी, आप
कुछ एक्टिविटी करोगे ना तभी तो आप उस चीज को सीख पाओगे, कुछ ना कुछ आपको तरीका अपनाना होगा तभी आप उस चीज को आगे परफॉर्म कर पाओगे। अ सेट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, या कुछ जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो, जो भी आप तरीके से पढ़ रहे हो, जो आपके बिहेवियर में चेंज कर रहे हो, वो हो गया आपकी थर्ड। तो यहाँ से समझ आता है कि टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं। ट्राइपोलर मतलब एक तो आपका सोर्स ऑफ टीचिंग होगा, या तो वो ह्यूमन हो सकता है या मटेरियल हो सकता है, स्टूडेंट, एंड थर्ड क्या होगी, जो भी एक्टिविटी आपने डिजाइन की है टीचिंग के लिए। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। लिंग्विस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा, ठीक है। कुछ ना कुछ टीचिंग बिना बोले नहीं हो सकती। क्या मैं आपको बिना बोले कुछ समझा सकती हूँ? इशारों में मैं आपको कुछ, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे तो वो इशारों में भी तब समझेंगे जब उन्होंने अपने इशारों के कोई सिग्नल बना रखे होंगे, है ना। पहले उसने बताया होगा कि भाई मेरे इस इशारे का मतलब ये है, अगर मैं तेरे को ये थंब दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है ओके, तो भी पहले उसने बताया होगा, तभी वो उसके एक्सप्रेशन को या उसके इशारों को समझ पाया है। लेकिन बिना भाषा के तो हम टीचिंग कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है, फिर वही हो गया टीचिंग के क्या प्रोड्यूस करती है, लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गाइडेंस। अब टीचिंग के अंदर गाइडेंस भी होती है। आपको जो गाइड भी कर रहे हैं ना, आपको जो बता रहे हैं कि पेरेंट्स भी गाइड करते हैं, हर कोई, मतलब कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही होगी। तो वो जो गाइडेंस आप ले रहे हो, वो प्रोसेस जो उन्होंने दिया, उनको शायद पता नहीं कि वो आपको इस चीज के लिए टीच कर रहे हैं, है ना। लोग ये समझते हैं कि टीचर एक प्रोफेशनल होता है। नहीं, हमारे आसपास जितने भी हमें जो चीजें सिखाते हैं वो सारे एक टीचर ही है। हम लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए एक टीचर का काम कर रहे हैं। तो टीचर क्या प्रोवाइड करता है? आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। टीचिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपको क्या मिलती है, गाइडेंस मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, टीचिंग इज इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है, इंटरेक्टिव। इंटरेक्ट तो करोगे ही आप। अब एक बात बताओ, मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी तभी तो आपको कोई चीज समझ आएगी। अगर मैं आपसे इंटरेक्ट ही नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, अगर मैं डायरेक्ट ग्रुप में मटेरियल सेंड कर दूं और आपको बोल दूं कि ये लो भाई आपका हो गया टॉपिक और आप इसको खत्म करो, यहाँ यहीं पे इतना ही है, तो क्या आप वो टीचिंग अच्छे से हो पाएगी? क्या मैं उसको टीचिंग बोल पाऊंगी? नहीं ना। जब तक मैं आपके साथ इंटरेक्शन नहीं करूंगी तब तक वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई गोल होगा आपका। अभी आपका गोल है नेट जीआरएफ क्लियर करना। हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है, तभी वो प्रोसेस टीचिंग कहलाती है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन को टीचर एक आपको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपको क्या होती है, लर्निंग होती है, या एक वो प्रोसेस होती है जो आपको लर्निंग की सिचुएशन तक लेके जाती है। अब एक बात बताओ, टीचर तो आपको वो सिचुएशन देगा ना, आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा। मैं आपको समझा सकती हूँ, लर्न तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए बोल रहे हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन ऑकर। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। एक बार मैं आपसे पहले इस टॉपिक के बारे में पूछ लेती हूँ। हाँ जी, पहले आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए? अभी तक जल्दी बताएं एक बार। जी समझ आए। नेचर जो इनबॉर्न क्वालिटीज होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनबॉर्न नहीं होते, बट ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस हम उसको लर्न करते हैं, इम्बाइब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है टीचिंग वेरिएबल के बारे में। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ आपको। देखो, वेरिएबल आपको पता है, हिंदी में उनको बोलते हैं चर, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज वेरी करती है ना। जिसकी आप सभी ने देखो पोस्ट ग्रेजुएशन तक अब आए हो तो आपने 8th 9th में मैथ किया था, है ना। शायद कुछ ना भी याद हो, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रहेगी मैथ में, एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी। हमने ये जरूर एक्स में कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। लोग ये बोलते हैं यार मैथ में 1 2 3 काउंटिंग का काम होता है, ये इंग्लिश कहाँ से आ जाती है, अल्फाबेट कहाँ से आ जाते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। ये चीज कैसे भूल सकते हैं? तो उसके अंदर भी हम क्या करते थे, किसी चीज को क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, मानते हैं ना कि एक्स की वैल्यू हमने ये मान ली, वाई की वैल्यू ये मान ली, और उनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। इसी तरीके से टीचिंग के अंदर भी क्या होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं टीचिंग के अंदर। अभी जो वेरिएबल के टाइप बहुत सारे होंगे, आप रिसर्च में करने वाले हो, लेकिन टीचिंग के अंदर जो मेन 3 वेरिएबल होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या होगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता,
ठीक है। लाइक जो टीचर होते हैं आपका, या लगा लो मैं, अब मेरे को आपको पढ़ाने के लिए तो मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ ना, मेरे को खुद ही करना है जो करना है। लेकिन जो स्टूडेंट है या आप लोग हो वो किस पे डिपेंड हो, फिलहाल मेरे पे हो, है ना, कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी। मैं अपने अंदर जितना अच्छा मैं आपको काम करवाऊंगी उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे टीचर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस भी मेथड से मैं आपको इंटरेक्ट करवा रही हूँ, है ना, मटेरियल जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा या जो भी हम मीट से जो भी पढ़ रहे हैं, वो क्या हो गया आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, बुक से पढ़ रहे हो या जो भी आपके बीच में जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़ने का जो काम करते हैं, वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। और ये चेंज होते हैं। वेरिएबल का मतलब अब ये मत, आपकी लर्निंग की, अब मैं पढ़ाती जाऊंगी, है ना, आपको आज ये टॉपिक करवाया, आपको ये टॉपिक समझ आया, आपके अंदर चेंज हुआ, नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा, चेंज होगा। तो आप वेरी भी कर रहे हो और डिपेंडेंट भी हो। मैं वेरिएबल हूँ, मैं भी चेंज कर रही हूँ ना अपनी टेक्निक्स में। मैं भी आपको पहले ये टॉपिक करवाया था, मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाऊंगी, फिर मैं आगे करवाऊंगी, तो मेरे अंदर भी वेरी हो रहा है, लेकिन मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, है ना। तो मैं इंडिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट, और जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो क्या होगा आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब ये वेरिएबल हमने कर लिए। अब ना वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। वेरिएबल के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका अपना काम होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का अपना काम होगा, ठीक है। अब इसको ना मैं आपसे एक बात समझाती हूँ। जैसे डॉक्टर होता है, वेरिएबल के 3 काम होते हैं, 3 वेरिएबल है ना, तीनों के अपने अपने काम है। फर्स्ट काम क्या होता है, डायग्नोज करना। सेकंड काम क्या होता है, प्रिस्क्राइब करना। थर्ड काम क्या होता है, इवेलुएट करना, ठीक है। अब डॉक्टर को बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टर के पास गए आप, आपने बताया कि डॉक्टर मेरे को ऐसा ऐसा है, ये दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी जीभ निकलवाएगा, आपकी आंखों में से टॉर्च के साथ देखेगा। मानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो आंखों के अंदर से एक दूसरे टॉर्च लगा के देखता है या जीभ ऐसे निकलवा के देखता है, बड़ा अजीब लगता है वो, है ना। लेकिन वो आपको पहले डायग्नोज करता है, आपसे पूछता है कि आपके कहाँ पेन है, आपको क्या सिम्टम्स आए, आपको क्या दिक्कत आई। तो ऐसे ही टीचिंग वेरिएबल में भी पहले क्या होता है कि पहले चीजों को डायग्नोज किया जाता है, पहले समझा जाता है क्या कमी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, समझ लिया उसने, उसने अपने तरीके से एनालाइज कर लिया आपको कि आपको क्या दिक्कत है, फिर आपको प्रिस्क्राइब करता है, फिर आपको बताता है कि आप ये दवाई लेना इस तरीके से, है ना। उसने बताया कि आपको ये रूटीन फॉलो करना है, ये दवाई लेनी है, इतनी बार लेनी है। फिर थर्ड क्या होता है, वो आपको ये भी बोलते हैं जो कि हम कभी नहीं करते, मतलब शायद टचवुड मैं तो गई नहीं हॉस्पिटल, वैसे बहुत कम जाती हूँ, मैं बीमार नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई घर में, है ना कभी तो हॉस्पिटल गया होगा और डॉक्टर ने हर बार ये बोला होगा कि आपको ना मैं 1 हफ्ते की दवाई लिख के देता हूँ, 1 हफ्ते के बाद वापिस आना और फिर दोबारा चेकअप करता हूँ। और शायद कोई ही वापिस जाता होगा, है ना, कोई गया है, एक बार बताना, कोई वापिस गया है डॉक्टर के पास। जी अरे भाई, मतलब है, बच्चे बहुत सारे हैं जो डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो करते हैं ना, एक्यूरेट चीजें। ये थोड़ी मेरी कमी लगा लो, मतलब हमारे घर कोई नहीं जाता, एक बार डॉक्टर ने जब बोल ठीक दिया नहीं ना, हाँ जब ठीक हो जब जाते ठीक उसके नहीं बाद होते कोई, तो वापस जाते। हाँ हाँ हाँ, जब ठीक नहीं होते, लेकिन ठीक होने के बाद जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो शायद तब नहीं हमें जाते, लगे, हाँ फिर नहीं जाते। नहीं है कंप्लीट ना, ठीक होने के बाद कभी नहीं जाते। है ना। 1 हफ्ते मान लो, अगर आपको 2-3 दिन में ही आराम लग जाता है तो शायद हम वो दवाइयां भी छोड़ देते हैं लेना। और अगर आराम लग भी जाता है फिर भी वो बोलते हैं कि अगले हफ्ते आप आना, मैं चेकअप करता हूँ आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन बहुत ही कम होता है ऐसा कि हम वापिस जाते हैं ठीक होने के बाद। लेकिन उसमें वो क्या करता है, जब आप वापस जाओगे उसके पास, वो आपको थोड़ा सा एनालाइज दोबारा करेगा, देखेगा कि जो मैंने दवाई दी है उसका असर कितना हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है शायद आप अभी के लिए ठीक हो गए, लेकिन शायद कि आपको आगे कुछ दिक्कत आ सकती है, वो डॉक्टर वाली काम है, डॉक्टर के काम है। टीचर यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज मतलब प्रॉब्लम को पहचानने का काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये करेंगे अभी टॉपिक, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब कर दिया, आपने वो चीज कर ली, उसके बाद आपको क्या करता है, इवेलुएशन का काम करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके अंदर कितना
कितना चेंज आया है, कितना आपको जो उसने बताया था उसका कितना असर हुआ है, उसको क्या चेंज करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब इतनी चीज समझ आई आपको? आया इतना समझ? कोई भी एक बोल के बताए। समझ में आया। हाँ, तो अभी एक बात और ध्यान देना, जो डायग्नोस वाला काम है ना, यहाँ पे सिर्फ डायग्नोस करने का काम टीचर नहीं करता। वो जमाना गया जहाँ पे पहले टीचर नहीं, पहले भी नहीं करते थे शायद, शायद पहले भी नहीं था ऐसा। तो टीचर तो डायग्नोस करता ही है, टीचर तो प्रॉब्लम्स को देखता ही है, लेकिन स्टूडेंट भी साथ में डायग्नोस करता है। अब आप मेरी क्लास में अभी तक क्यों बने हुए, आप भी तो मेरे को देखोगे ना कि अच्छे से पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। या हम किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो हम पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर, स्टूडेंट भी डायग्नोस करने का काम करते हैं, टीचर भी करते हैं, है ना। ऐसे ही प्रिस्क्राइब करने का काम टीचर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, स्टूडेंट भी अपने आप को देखते हैं। जब उसने एक लेवल पे आने के बाद, हम जब अपर लेवल में आ जाते हैं तो हम खुद भी देखते हैं ना, हमने डायग्नोस कर दिया अपने आप को। हाँ, एक बात और समझो, जो डायग्नोस करने वाली प्रोसेस होती है ना, वो 4 तरीके से होती है। फर्स्ट क्या होगा, टीचर स्टूडेंट को डायग्नोस करेगा। दूसरा, टीचर खुद को भी डायग्नोस करता है, अपने आप को भी देखता है। तीसरा, स्टूडेंट करेगा टीचर को, और स्टूडेंट फिर अपने आप को भी करता है ना। ये लेवल पे डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो, किस लेवल पे आप पढ़ रहे हो। अगर आप अभी मास्टर्स लेवल पे हो तो आप ये चारों चीजें करोगे, चारों चीजों को फॉलो करोगे। आप टीचर को भी देखोगे, टीचर अपने आप को भी देखेगा, स्टूडेंट को भी देखेगा, स्टूडेंट भी अपने आप को देखेगा और टीचर को, ये चारों चीजें प्रोसेस करोगे। ऐसे ही होता है प्रिस्क्राइब में, ऐसे ही होता है इवेल्युएशन में, ये चारों चीजें साथ में चलती है। एक बार और फिर बता देती हूँ, टीचर स्टूडेंट को देखते हैं, अपने आप को भी डायग्नोस करते हैं, स्टूडेंट टीचर को भी डायग्नोस करते हैं और अपने आप को भी करते हैं। आगे बात समझ? चलो फिर एक बार फटाफट ये टॉपिक और थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी को, देखना एक बार आप। हाँ जी, आप सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल के नाम ये लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होते हैं, और एक और नाम लिख लेना आप, इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक मिनट। जी मैम, ये आप लिख लेना, इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, मैम इनके इंटर फंक्शन क्या क्या, होते हैं? क्लियर नहीं हो रहा, इंटर क्या? मैं लिख ही देती हूँ, एक मिनट रुको। इंटरवीनिंग। ठीक है, हाँ जी, तो उनका काम क्या होता है, डायग्नोस करने का, प्रिस्क्रिप्टिव का, प्रिस्क्राइब करना, और इवैल्यूएटिंग फंक्शन का। मैम थर्ड वेरिएबल क्लियर नहीं हुआ, क्या है? इंटर, सॉरी। ये देखो, रुको एक मिनट, आप अभी नोट कर लेना। हाँ हाँ चलिए। इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग, ओके। ठीक है, बस 5 मिनट और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। डायग्नोज वाला कर लेते हैं एक बार आज फिर, है ना। तो डायग्नोज के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टीचर की बता रही हूँ मैं, एक मिनट। एंट्री बिहेवियर देखते हैं टीचर कि प्यूपिल जो भी स्टूडेंट है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है। वो साथ में क्या डायग्नोस करता है, वो देखते हैं फॉर्मुलेटिव स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये भी चेक करते हैं, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करता है, एनालाइज करता है कंटेंट को, इंस्ट्रक्शन मटेरियल को, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज को, कि आपका कंटेंट कैसा है, वो उसको भी एनालाइज करता है। ये डायग्नोज ही कर रहा है वो सब चीजें, कि आपका स्टडी मटेरियल कैसा है,
आपके टीचिंग एड्स कैसे, आपको किन चीज के अंदर इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, आपकी एनवायरमेंटल फैसिलिटी क्या है, आपके कमरे में लाइट कितनी है, गर्मी तो नहीं है, कंफर्टेबल चेयर्स है कि नहीं है, ये सब चीजें वो चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टीचर अपने आप को भी चेक करते हैं, टीचर अपनी पोटेंशियल को चेक करते हैं, क्या मैं जो आपके ऑब्जेक्टिव है, क्या मैं उन ऑब्जेक्टिव को करवाने के लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ, उसका खुद का पोटेंशियल क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो खुद को भी देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ प्यूपिल एंड बिहेवियर। साथ में वो क्या करता है कि प्यूपिल के जो बिहेवियर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस है, उनको भी एनालाइज करता है, उनको भी देखता है, उनको भी समझता है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट भी टीचर को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं और टीचर को भी देखते हैं। यहाँ पे क्या करता है, एक्सेस वन सेल्फ इन टर्म ऑफ टूल ऑफ लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है कि स्टूडेंट अपने आप को एज अ टूल ऑफ लर्निंग भी देखते हैं कि मेरे को लर्न करना है, क्या मैं कर पाऊंगा। अगर मान लो मैं किसी अगर आप यहाँ पे हो, नेट JRF की कोचिंग ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप ये देखते हो कि मैं ये करना है मेरे को, मैं टूल ऑफ लर्निंग हूँ, मेरे को पढ़ना भी है ना। नेक्स्ट क्या है, टू मेक द एफर्ट। वो ये भी देखते हैं कि क्या टीचर कितना एफर्ट डाल रहा है आपको करवाने के लिए, टीचर के बारे में जानता है, वो टीचर की टेक्निक्स के बारे में समझने की कोशिश करता है कि क्या टीचर सही टेक्निक से मेरे को समझा पा रहा है, क्या मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज को। तो ये सब स्टार्टिंग में वो करता है, डायग्नोस करता है हर चीज के बारे में। ऐसी डायग्नोस में क्या होगा, टीचर करेगा, एक मिनट में लिख देती हूँ, टीचर कर रहा है स्टूडेंट को, टीचर स्टूडेंट को करेगा, टीचर अपने आप को भी करेगा। ठीक है। स्टूडेंट अपने आप को भी करेगा और स्टूडेंट किसको भी करेगा, साथ में टीचर को भी करेगा। इतनी चीज समझ आई। उसके बाद देखते हैं टॉपिक। हाँ, यहाँ पे आपका डायग्नोस्टिक वाला कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट, हाँ जी। अभी आप सभी बताएं मेरे को कि आपको टॉपिक समझ आया आज जो हमने करवाया। या मैम, अब माइक टूल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं जो स्टूडेंट एसेस करता है वन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ टूल्स ऑफ टीचिंग। सो टूल्स ऑफ टीचिंग्स क्या है? देखो, जब स्टूडेंट एक्सेस करते हैं ना, ये वो अब देखो मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मैं टीचर, आप स्टूडेंट, अब आप ये देख रहे हो कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या टूल यूज कर रही हूँ, वो स्टूडेंट देखते हैं। अब मैं आपको मटेरियल, अब अगर बताओ, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मैं तो आपको मटेरियल नहीं सेंड करूंगी, आपको मैंने सिर्फ पढ़ा दिया और आप देख लो आपको जैसे मर्जी करना है, तो क्या ये मेरा बिहेवियर सही होगा? है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लर्निंग किस तरीके से अच्छी करवानी है। तो स्टूडेंट, टूल्स ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि जो वो टूल यूज कर रहे हैं टीचर उस लर्निंग को करवाने के लिए, क्या वो टूल्स ऑफ टीचिंग उसके लिए इनफ है, इन सब चीजों को वो एक्सेस कर पाएगा। समझ आई बात? यस मैम, यस मैम। हाँ जी। और कोई? मैम समझ में तो अच्छे से आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं हम, और वहां तो हमको हिंदी में आएगा, जब हम हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं तो ये वर्ड समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं तो आपको इंग्लिश में करवाऊंगी। इंग्लिश में मैं कहाँ यार, मतलब ये सिंपल इंग्लिश है, सिर्फ लाइन है, हमको ट्रांसलेट ही तो कर रही हूँ, है ना। आपको ट्रांसलेट हिंदी में मिल रहा है, आप क्या करो, ये मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है, हम आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, आप उनको देखो, पढ़ो एक बार, और जो भी आपके पास मटेरियल है, जैसे आपके पास KVS मदान की बुक होगी, है ना, वहां से आप उस चीज को क्या करो, रीड आउट करो। फिर आपको नहीं समझ आता है तो ये वीडियो कहाँ पे जाएगी, यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देखो, और जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि मेरे को लिखना है तो वो हो जाएगा। और बाकी एक काम करूंगी मैं, टेंशन नहीं लेना, ये मेरे पास थोड़ी सी अच्छी बात है मेरी क्या कि मतलब वो फिर आपको दिक्कत ये आएगी कि मेरे पास है मटेरियल हिंदी में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगी। तो मैंने जैसे BEd कंप्लीट की है, तो BEd के अंदर टीचिंग आता है, उसके अंदर भी सारी चीजें लिखी हुई है, वो हिंदी में लिखी हुई है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप नेट JRF के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जितना मैं करवा रही हूँ इतना इनफ है। लैंग्वेज में आपको मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा ये चीज, है ना, आपको ट्राई करना पड़ेगा।
जैसा भी आपको ठीक लगे आप बताना। चलेगा चलेगा। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम? मैम आप ये बता सकते हैं इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? हाँ जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड या तो बहुत बार कर रखा होगा, है ना, या जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि एक बार मैं करवाने को क्वेश्चन अभी करवा सकती हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है, मतलब मैं आपको अपने तहे दिल से बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार करें, एक बार इसको ना एक बार पढ़ लें, एक बार ओवरऑल व्यू ले लें। उसके बाद आपको क्वेश्चन सेशन में आपको इतने करवाऊंगी ना जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं। क्वेश्चन जैसे भी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है ना टीचिंग के, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे आगे टीचिंग लर्निंग से बनेंगे, मेथड से बनेंगे, और जो आपकी मैं इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन करवाऊंगी, थ्योरीज में जो आपको करवाने वाली हूँ टीचिंग की जो थ्योरी होंगी, वहां से आपके क्वेश्चन बड़े उठ के आएंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन सेशन करने से पहले ये मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप एक बार पहले पढ़ लो, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करने बैठो, अभी एक तो ये तो हमारे लिए भी चैलेंज होगा कि अब मैं आपको एक टॉपिक, इतना सा टॉपिक करवाया मैंने, टॉपिक का भी सब टॉपिक है, ये एक चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो आपका टॉपिक, उसका भी एक चैप्टर, चैप्टर के अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक, उस एक छोटे से टॉपिक के लिए क्वेश्चन निकाल के लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बड़े आसान आने वाले हैं, डोंट वरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मानना ये है कि आप एक बार इसको करो और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी, वरना अगर होगा तो आपको बीच में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है मैम, ओके मैम। हाँ जी, डोंट वरी, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी भड़क लेने की जरूरत नहीं है इस मामले में। मेरे ऊपर छोड़ दो टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको मतलब टिप्स पे हो जाना है।